नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ है अजय। तो बाजार में तो गेंस लगातार बने हुए, करेक्शन का एक मौका बाजार दे रहा है, लेकिन छोटे छोटे डिप्स है। और आज बड़ी इंडेक्स मैनेजमेंट तो रिलायंस की तरफ से है, कंप्लीटली स्टीलिंग द चार्म। गुड आफ्टरनून अजय। 4-4.5% की तेजी रिलायंस की, 3 महीने में सबसे बड़ा इंटरडे सर्ज भी है ये। बड़ा एक्सपेक्टेड लाइंस पे आया है एक्चुअली। हाँ, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या था कि सब लोग, मेरा व्यू है कि सब लोग फेंस से बैठे थे दीवार पे। आपके हम तो नॉर्थ इंडिया में बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, तो दिल्ली में भी आपको आई एम श्योर ढेर सारी ऐसे पार्क्स हैं और पार्क के ऊपर चारदीवारी होती है। तो चारदीवारी में बैठ के प्लेयर्स खड़े हुए कि रिलायंस को ट्रिगर मिले, ट्रिगर मिले। अब जैसे ही ट्रिगर आए सब कूद पड़े, इसलिए आपको 4.5% की मूव दिख रही है। वरना ये सबको पता था कि आने ही वाली है एनसीएलटी की नॉट डीमर्जर को लेके और इसी के आसपास होगा। लेकिन अगर आप देखें आज रिलायंस अगर नहीं होता, स्ट्रिप ऑफ कर दीजिए आप रिलायंस को, तो बाजार आज कमजोर होता। करेक्ट। तो 19,500 से हम टॉप आउट होके इस समय धीरे धीरे नखरे खा के जा रहे हैं नीचे। सुस्ती कह लीजिए, मामूली नरमी कह लीजिए, गिरावट तो मैं कहूंगा नहीं। इसीलिए इंडेक्स मैनेजमेंट वर्ड यूज किया मैंने। बिल्कुल सही किया आपने। तो अगर रिलायंस नहीं होता और सर्टन मेटल काउंटर नहीं होते, जेएसडब्ल्यू, टाटा स्टील, सेल, तो बाजार ठीक ठाक करेक्शन में होता है। इनफैक्ट बाजार चाह रहा है कि एक अच्छा करेक्शन आ जाए तो फ्रॉथ क्लीन हो जाए और एक बार पोजीशन, जैसे कहते हैं ना, स्लेट साफ हो जाए, तो नई पोजीशन ले। नई पोजीशन लेने में लोग झिझक करें, पुरानी काटने में भी झिझक करें, तो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। बट 19,200 19,500 की रेंज हमने उस दिन 19,525 का हाई बनाया था, उसके बाद से थोड़ा सा खिसक के नीचे आ गए। आज आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडिसेस में भी करेक्टिव फेज दिख रहा है। थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सारे स्टॉक्स नीचे हैं, ऑटो आज नीचे है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेके वेंसडे तक, जब यूएस का सीपीआई डेटा और पीपीई डेटा आएगा, तब तक ऐसा ही रहेगा बाजार, कुछ खास नहीं है। आईटी में भी फ्रेश दबाव है क्योंकि चल गया था पिछले हफ्ते, जबकि जानते हैं सब लोग कि पूरे बाजार में एक्सपेक्टेशन है एक कमजोर नंबर और वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन में है। होना तो चाहिए था, लेकिन फ्रेश पिटाई हो रही है। मैं आपसे पूछती कि एचसीएल और ये सारे काउंटर्स इतना नर्वस क्यों दिख रहे हैं, जब ऑलरेडी पता है कि बाजार खराब नंबर आने वाले हैं। पिछले हफ्ते का लॉन्ग ट्रेड अनवाइंड हो रहा है। फ्रेश शॉर्टिंग मुझे नहीं लगती है होने वाली है। जब आपको पता है रिजल्ट खराब है तो फ्रेश शॉर्टिंग तो मुश्किल होगा। थोड़ी सी एचसीएल में, अदरवाइज दूसरे काउंटर्स में फ्रेश शॉर्टिंग ये अनवाइंडिंग है मोस्टली। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर नंबर के बाद कमेंट्री उतनी बुरी नहीं आई जितना लोग पकड़ के बैठे हैं, तो एक रैली आ सकती है। तो ये देखना चाहिए। लेकिन हम चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास। आज हमारे साथ गुरमीत जी हैं, हमारे साथ लक्ष्य हैं, और भी हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे। लेकिन जाएंगे हम इस समय सीधे गुरमीत जी के पास। उसका रीजन मालूम है क्या है प्रियंका? लेटेस्ट साहब, अगर आप विंडोज लाएं, दिल्ली में बारिश हो रही है। बारिश का मौसम है, छोले भटूरे का मूड कर रहा है, और हमारे गुरमीत जी सबको छेड़ने के लिए एक से एक छोले भटूरों की फोटोग्राफ डालते रहते हैं आए दिन। और यहाँ हम बॉम्बे वाले लक्ष्य तो इंदौर में बैठते हैं, राइट? हम लोग का मुंह में पानी आता रहता है, लेकिन गुरमीत जी सबको छेड़ने के लिए सुपर फूड्स छोले भटूरे की फोटोग्राफ ट्विटर पे डालते रहते हैं। छोले भटूरे की एक पिक्चर अगले हफ्ते मैं भी डाल सकती हूं। आप भी जा रही है ना? अरे वाह, बढ़िया है, खा के आइए, खूब मजे करके आइए। तो बाजार ऐसा ही है। एक बार गुरमीत जी से बातचीत करते हैं। गुरमीत जी, एकदम सुस्ता रहा है बाजार, छोले भटूरे वाला मौसम हो रहा है पूरे देश में। थोड़ा थोड़ा अजय भाई बनता भी है, क्योंकि शार्प मूवमेंट आया है। अगर आप देखें लगभग 1500 पॉइंट निफ्टी का। अब एफआई बाइंग अगर देखें, बहुत टाइम बाद मैंने वापस से जून और अपना मई दोनों में करीबन करीबन 22-23 हजार करोड़ की बाइंग आई। जुलाई में अभी तक ऑलरेडी 21 हजार करोड़ की बाइंग आ चुकी है। तो ऑलमोस्ट अगर आप एड अप करेंगे तो 9-10 बिलियन डॉलर का बाइंग है एफआई का लोस से। तो अच्छा फिगर आया। और फ्राइडे के भी फॉल में हमने देखा कि एफआई का बाइंग फिगर था। तो थोड़ा मुझे लगता है कि एक जल्दी, थोड़ा कहना जल्दी होगा कि रिटर्न कर रहे हैं एफआई इस मार्केट में, बट एक्टिव फंड्स में जो है थोड़ा बहुत हमने देखा है। ईटीएफ बाइंग उतनी स्ट्रॉन्ग रिज्यूम नहीं हुई है, जो हम पैसिव बाइंग बोलते हैं, बट एक्टिव में थोड़ी सी बाइंग आई है। और थोड़ा कंसोलिडेशन होना भी चाहिए, जैसा आपने बोला कि कुछ जगह वैल्यूएशन काफी जंप कर गए हैं। तो बीच बीच में अगर थोड़ा सा करे, हालांकि ये कुछ भी नहीं है, करेक्शन बोल वर्ड भी ठीक नहीं होगा 200 पॉइंट निफ्टी के पुल बैक को बोलना, बट थोड़ा बहुत अगर स्मॉल और मिड कैप में अगर वैल्यूएशन थोड़ा सा रीजनेबल होता है तो वो अच्छा है लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। दूसरा, कुछ अच्छे पॉकेट्स हैं। रिलायंस अब थोड़ा सा चला है वीकेंड के डेवलपमेंट के बाद। एचडीएफसी बैंक वही 1650 के आसपास है। आईटी स्टॉक्स ऑलरेडी वीक हैं जो, तो आप अगर आप देखेंगे कि
आधा इंडेक्स जो है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है जितना 19,300 19,400 दिखा रहा है। बिल्कुल चर्चा आपसे जारी भी रहेगी गुरमीत आगे भी, लेकिन एक टेक्निकल व्यू भी ले लेते हैं। श्रीकांत चौहान भी हैं और लक्ष्य भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, कैसे ट्रेड करें? जो एक करेक्शन का वेट हो रहा था, आज वाकई रिलायंस नहीं होता तो आपको बाजार नीचे ही मिलता। क्या यहाँ से डिप्स होंगे, उन्हें बाय करना चाहिए या थोड़े और नीचे के लेवल्स मिल सकते हैं? कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को आप? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, अगर मार्केट में जिस तरह की हमने रैली देखी थी, ऑलमोस्ट मार्केट 18,600 पे था और वहां से विद इन जस्ट 7-8 डेज ऑफ टाइम हमने 19,500 550 के लेवल्स देखे। अब उसके बाद करेक्शन आना तय था और मुझे लगता है करेक्शन आ रहा है। पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा और करेक्शन भी देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जो ब्रेथ है मार्केट की डेफिनेटली वीक है। और जैसे आपने बताया वैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री में तेजी है, बाकी सब स्टॉक्स में किधर ना किधर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बट इतनी बड़ी रैली के बाद जब एक फर्स्ट फॉल आता है ना, उस फर्स्ट फॉल को एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके मार्केट में ट्रेडर्स एज वेल एज जो इन्वेस्टर्स है जिन लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर रैली को मिस किया है, वो उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी करके यूज कर सकते हैं और यूज करते हैं मोस्टली। तो मुझे लगता है कि जो मार्केट में जो एक बेस सपोर्ट बना है वो 19,200 250 के रेंज में है। और अगर मार्केट उन लेवल्स के करीब आता है तो बिल्कुल वहां पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं। करंट लेवल्स मुझे लगता है कि साइडवेज पैटर्न का ट्रेड बना हुआ है। इसमें ना लॉन्ग वाले को मजा है, शॉर्ट्स वाले को डेफिनेटली थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़े से वो शॉर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके उसके लिए क्लैरिटी है कि अभी 19,550 के लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक आप एवरी राइज थोड़ा बेच के पैसा कमा सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि 19,200 के लिए वेट कीजिए। अगर लॉन्ग करना है तो, शॉर्ट करना है तो आप इन लेवल्स में शॉर्ट कर सकते हैं, या तो थोड़ा और ऊपर शॉर्ट करें और एक फाइनल स्टॉप लॉस बनाए 19,530 का। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। बट इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा कि जो भी करेक्शन आ रहा है, जैसे भी करेक्शन आ रहा है, स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखिए और अच्छे स्टॉक्स को कलेक्ट कीजिए। मुझे लगता है ये मार्केट यहाँ से और भी आने वाले कुछ हफ्तों में हायर लेवल्स दिखा सकता है। तो शैलो कनेक्शन एक मामूली नरमी के का फेज आ सकता है और उसको वेस्ट मत करिए, ये कह रहे हैं हमारे पैनलिस्ट। लेकिन अब हम लक्ष्य के पास भी चलते हैं। लक्ष्य, आप क्या लक्ष्य बना के बैठे हैं इस बाजार में अपनी शानदार गेमिंग सीट पे? जी अजय जी, सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो ये है कि मार्केट में जो अभी तेजी आई है, एक ब्रेकआउट आया है, उस ब्रेकआउट के बाद एक देखिए, मार्केट का एक टारगेट होता है जो मार्केट लेके चलता है माइंड में, मुझे ऐसा लगता है। मैंने लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स में जैसे प्री कोविड एरिया से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखी और सारी चीजें ट्राई की, उसके बाद में जो टारगेट निकल के आ रहे थे वो 19,500 600 के आ रहे थे निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 46,300 के आ रहे थे। और उसके बाद जो सेकंड टारगेट आ रहे थे 45,500 700 के आ रहे थे। तो हम एक तरह से मैं ये कहूंगा कि लॉन्गर टर्म टारगेट जो है, अगर ट्रेंड लाइन काम करती है, जो मुझे लगता है काम करती है, क्योंकि प्री कोविड से हम मिलाते हुए अगर उसको ड्रॉ कर रहे हैं तो काफी एक अच्छा टारगेट मिल रहा था और वो हमने टच कर लिया है निफ्टी में। अब जरूरी नहीं है कि मार्केट तुरंत गिरना शुरू हो जाए, क्योंकि जब इतनी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है तो लोग हर डिप पे बाय करने की कोशिश करेंगे, तो टाइम लगेगा मार्केट को यहाँ से टॉप, अगर ये टॉप है या नहीं है, दोनों के लिए टाइम लगेगा। एटलीस्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते मार्केट और यहाँ पे बिता सकता है। लेकिन जो रेंज होगी, उसका जो टॉप है वो 19,500 550 है और जो उसका लोअर एरिया होगा 18,900 होगा। तो 18,900 तक एक बार हम आए, उसके बाद वापस से हम ऊपर की तरफ 19,400 500 या फिर नया हाई बनाए या उसके आसपास से लौट आए, तब कंफर्मेशन होगा कि ये टॉप है। और अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर कंटिन्यू करेगी रैली, क्योंकि वी आर कंटिन्यूसली मेकिंग हायर हाइज हायर लोज। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में ये लेवल जो है 45,600 700 का था। हमने जो राइट नाउ रिवर्सल दिया, तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर बैंक नहीं चलेंगे और रिलायंस जो आखिरी कहते हैं ना, हुकुम का पत्ता रहता है, मतलब इक्का, वो चला है मार्केट ने, और उसके बाद निफ्टी को तो आप होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों में मार्केट ब्रेड्थ को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मोर ऑफ ये होल्डिंग पैटर्न है, ना कि अभी करेक्शन यहाँ पे निफ्टी में फिर भी टाइम लगेगा। लेकिन बैंक निफ्टी मुझे लगता है यहाँ से एक करेक्शन टिप दे सकता है टुवर्ड्स 44,000 और निफ्टी 18,900। वहां पे हम फिर से एक बाइंग करने के अटेम्प्ट करेंगे। अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम मिड पॉइंट पे हैं। ये जो पूरा 18,900 पुराना हाई था, 19,500 दोबारा नया हाई बना, तो इसके बीच का मिड पॉइंट पे हम हैं। तो वापस से एक बार थोड़ा सा पुराने हाई को सपोर्ट बना के बाउंस करें और उसके बाद हम देखेंगे अगले हफ्ते। तो 1-2 हफ्ते मुझे लगता है और लग सकते हैं, जुलाई एंड तक में कंफर्म हो जाएगा
कि हमने टॉप बना दिया है या एक और नया टॉप बनता है, और बनना होगा तो वो बन भी जाएगा जुलाई में मुझे लगता है, क्योंकि एफओएमसी की मीटिंग है, इन्फ्लेशन डेटा है और बहुत सारी चीजें हैं, तो वो चीजें भी थोड़ी सी डायनेमिक्स को बिगाड़ेंगी। और आउट परफॉर्मेंस जो है एक समय तक चलता है, हमने पहले भी देखा है 2021 सितंबर में जब आईटी ने टॉप किया था, उसके बाद आईटी आज तक उस एरिया पे नहीं पहुंच पाया है। तो ऐसा होता है कि जो चीज आज चल रही है, तो मेरा मानना है कि ऑटो जो है यहाँ पे काफी चल चुका है, और मुझे लग रहा है अगले 3 महीने के लिए ऑटो यहाँ पे डल फेज में जा सकते हैं। मेटल यहाँ पे अच्छा कर सकता है क्योंकि अभी तक चला नहीं है, एक ये रीजन है। और दूसरा है कि अगर थोड़ा भी इकोनॉमी में रेजिलेंस है तो मेटल इतना बुरा नहीं करेगा। आईटी यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा उठेगा भी नहीं, थोड़ा टाइम पास करेगा, क्योंकि आईटी ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है जिसमें यूएस का टेक उठा और हम नहीं उठे। तो Right. काफी मिक्स मैच सिनेरियो है, बट मैं ये कहूंगा कि इंडेक्स के टॉप्स मोस्ट प्रोबेबली हम 80-90% मुझे लगता है कि हमने इस हफ्ते जो बनाए थे, पिछले हफ्ते जो बनाए थे, वो हो सकते हैं। ठीक है लक्ष्य, मैं आता हूं आपके पास स्पेसिफिक आइडियाज को डिस्कस करने। गुरमीत, रिलायंस ने एक बड़ा, मैं कहूँगा कि इसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि जो देश भर में एचएनआईज हैं और बड़े सारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो बहुत एक्टिव हो गए थे अनलिस्टेड साइड ऑफ द मार्केट में, वहाँ पे एक थोड़ा सा रैप ऑन द नकल्स अगर मैं कहूँ, कहीं ना कहीं जो बाजार अनऑर्गेनाइज ऑफ द काउंटर जो मार्केट है, रिलायंस रिटेल के शेयर्स में 2800 रुपये का भाव कर दिया था, और रिलायंस ने आके उसको जो है कैंसिल कर दिए कुछ शेयर कि 1400 रुपये पे लास्ट प्राइस। ये एक तरह से रिस्क अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड करने के बाहर को लेके आता है। आपने देखी ये मामला? बिल्कुल बिल्कुल अजय, और ऑब्सीन वैल्यूएशन हो गया था। अगर आप 1362 भी लें जिसपे वो क्लीन अप कर रहे हैं, उस बेसिस पे वैल्यूएशन जो रिलायंस रिटेल का आता है वो 90 से 95 बिलियन, ऑलमोस्ट $100 आता है। आरएएल का मार्केट कैप 18 लाख करोड़ है आज के मूव के बाद। तो अगर आप जियो का भी जोड़ दें 115-120 बिलियन डॉलर, तो ऑयल टू केमिकल एनर्जी बिजनेस तो फ्री में मिल रहा है इस प्राइस में। तो वो थोड़ा सा एक रिस्क है। हमने देखा था फार्म इजी का भी शेयर 150 रुपए ट्रेड करता था, आज 30-35 रुपीज है। बीरा, बहुत सारे शेयर्स है। टाटा टेक्नोलॉजी भी एक टाइम पे बहुत बहुत हाई चला गया था। चलिए आईपीओ होने वाला है, पता लगेगा। तो ये रिस्क रहता है। एनएससी का भी शेयर अनलिस्टेड में लगभग 4000 के आसपास गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिस्क हमेशा रहेगा। थोड़ा वैल्यूएशंस पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप रिलायंस रिटेल का इवेंचुअल ओनर जो है रिलायंस रिटेल वेंचर्स है, और रिलायंस रिटेल वेंचर्स में वेयरहाउसिंग और इंफ्रा और जस्ट डायल जैसे एक्विजिशंस भी हाउस्ड है। जब भी आप ये शेयर्स ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा एक लिस्टेड पेयर के साथ, जैसे एवेन्यू सुपरमार्ट है या ट्रेंट है, ये भी काफी महंगे शेयर है, तो थोड़ा सा पैरिटी बनाना चाहिए कि रिलायंस रेट फॉर एग्जांपल अभी पिछले 3 साल से जबकि रिलायंस रिटेल ने इतने एक्विजिशंस किए, तो उनका रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 20-22% ही रहा है, और आरओसी अराउंड 10% से थोड़ा कम है, क्योंकि काफी कैश बर्न हो रहा है लीज की वजह से, ओपेक्स की वजह से, नए स्टोर ऐड कर रहे हैं, एक्विजिशंस कर रहे हैं, और आप उसको फिर कंपेयर करिए तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो हम यूफोरिया में वैल्यूएशंस भूल जाते हैं। तो बाजार का एक अपना तरीका है बीच में आपको वापस याद दिलाने का कि बैक टू फंडामेंटल्स आने का। मुझे लगता है 1362 के हिसाब से भी काफी अनलॉकिंग होनी है रिलायंस में। ये मुझे लगता है स्टेप है कंज्यूमर बिजनेस के आईपीओ का। पहले शायद आरएलवीएल का आएगा, बाद में जियो का आएगा, और फिर जियो फाइनेंशियल्स जब डीमर्ज हो रहा है वो एक बहुत बड़ी एनबीएफसी के तौर पे उभर के आएगी और काफी डिस्ट्रप्शन करेगी। वैल्यूएशन सिंक में नहीं थे वो, कंसर्न थे बड़े, और अब वो निकल कर भी आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज की अब स्पेसिफिक बेट्स क्या होनी चाहिए? अगर थोड़ा सा कॉशियस लुक दिख रहा है यहाँ श्रीकांत और लक्ष्य से बात करते हुए जो रियलाइज हो रहा है, सो ऐसे में साइडवे मार्केट्स में कौन कौन सी बेट्स हैं जिनमें पैसा बनेगा? श्रीकांत, क्या होंगे आपके आज के ट्रेडिंग आइडियाज? बिल्कुल, तो देखिए मुझे लगता है कि ये मार्केट अभी भी काफी सारा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और इस पर्टिकुलर मार्केट में जैसे आज के दिन में हमने बैंक्स एज वेल एज कुछ आईटी कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो कुछ मेटल्स में अच्छी तेजी भी देखी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जो मेटल्स में टाटा स्टील है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक टेक्निकल ब्रेकआउट बना हुआ है, और अगर इसके वीकली मंथली चार्ट को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 120 के लेवल्स दिखा सकता है इन द शॉर्ट टर्म। तो करंट लेवल से 112 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम टाटा स्टील को लॉन्ग कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे 120 रुपए के। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे मार्केट में करेक्शन होगा उसके बाद अगर कोई और अट्रैक्टिव बन सकता है तो वो एचडीएफसी लिमिटेड है, जो करंटली ट्रेड कर रहा है अराउंड 2765।
₹2765-50 के करीब इसे खरीदे, स्टॉप लॉस रखे ₹2740 का और टारगेट्स रखे ₹2830 के। मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन हो चुका है। अगर मार्केट में किसी भी वजह से अगर रिबाउंड अगर आता है, तो सबसे पहले चलने वाला स्टॉक एचडीएफसी हो सकता है। ऑलराइट, तो एचडीएफसी को आप यहाँ बाय कर रहे हैं। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन श्रीकांत की हमारे सामने है। टारगेट्स भी व्यूअर जरूर ध्यान रखें। लक्ष्य से भी समझते हैं, लक्ष्य तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं? लक्ष्य क्या थोड़ा हेज करके स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए फिर अगर कॉशियस व्यू है, या फिर साइडवेज मार्केट में कहाँ वन डायरेक्शन दिख रही है? डायरेक्शनल देखिए, डायरेक्शनल कुछ सेक्टर में आप बुलिश जा सकते हैं। जैसे मेटल, मैंने कहा कि मेटल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेटर कर सकता है। बाकी एट द सेम टाइम आपको बैंक गिरता हुआ दिखेगा, फाइनेंशियल्स एनबीएफसीज गिरते हुए दिखेंगे, लेकिन मेटल फिर भी अच्छा करेगा। तो टाटा स्टील मुझे लगता है यहाँ पे 118 122 के टारगेट से और स्टॉप लॉस 111 110 का रख सकते हैं। एक ये आइडिया है लॉन्ग साइड में। वेदांता भी मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस 278 279 का रख के टारगेट 290 तक का यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, एक ट्रेड निकल सकती है। बजाज ट्विंस में मेरा मानना है कि सेल द बाउंस का स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व स्टॉप लॉस 1630 1640, मतलब कोई भी बाउंस मिलता है तो आप सेल कर सकते हैं। बट जो टारगेट मुझे लग रहा है वो 1600 के नीचे भी आ सकते हैं। एक्सिस बैंक मैंने दिया था, ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब जब मैंने दिया था 972 चल रहा था, ऑलरेडी ये 961 आ चुका है। तो 11 रुपीज का फॉल पिछले 1 घंटे में हो चुका है। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक और अगला जो फॉल की तरफ जो ले जाने वाला स्टॉक हो सकता है वो आईसीआईसी बैंक हो सकता है। तो एक्सिस बैंक क्योंकि गिर चुका है तो इसमें 2-3 रुपए में हमारे टारगेट आ जाएंगे जो मैं देने वाला था। आईसीआईसी बैंक मुझे लगता है 935 की तरफ फाइनली, क्योंकि बहुत दिन से ये 945 का एरिया होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है आईसीआईसी बैंक यहाँ से 935 928 की तरफ जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 डेज। तो ये कुछ आइडियाज हैं। और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूं तो मैं बैंक्स में मेरा टारगेट मैंने बता दिया है, 44,300 200 के एरिया तक जा सकते हैं हम। और मुझे लगता है कि एक बार 44 आ जाए उसके बाद फिर से एक बाउंस के लिए प्ले कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि क्या हम टॉप बना चुके हैं, क्योंकि टॉप कई बार पैनिक में बनता है, मतलब जो यूफोरिया है उसमें बनता है, और यूफोरिया हमने देखा है। तो मुझे ये मतलब कंफर्मेशन के लिए कुछ दिन और चाहिए कि हाँ हमने टॉप बना दिया है, या फिर एक और अटेम्प्ट करके उसको हम फेलियर देखेंगे और फिर हम कहेंगे कि हाँ चलो अब मुझे लगता है कि अगले 2-3 महीने हम यहाँ पे शायद ना आए, और हम 18,000 और 19,500 के बीच में एक रेंज बना चुके हैं, और लोअर एरिया 18,100 200 का एरिया टेस्ट करें अगर करेक्शन होता है तो। ठीक है, ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। बैंक्स और एनबीएफसी को श्रीकांत लक्ष्य तो सेल कर रहे हैं यहाँ। हालांकि एचडीएफसी पर श्रीकांत पॉजिटिव, उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, ये तो कुछ रिकमेंडेशंस हुई जो आज की स्पेसिफिक बेट्स है। लेकिन हमारा एक खास सेगमेंट ऑप्शंस का चैंपियन आज हमारे साथ कुश बोरा है फोन पे, आज का ट्रीट बताने के लिए। आइए उनसे भी बात करते हैं। राइट, कुश है हमारे साथ। कुश, गुड आफ्टरनून। कैश के तो बहुत ट्रेड्स डिस्कस होते हैं आपके साथ, ऑप्शन का कौन सा ट्रेड लेकर आए आप हमारे इस खास सेगमेंट में? जी प्रियंका, देखिए ऑप्शंस का जो ट्रेड है वो है मेटल स्पेस से जेएसडब्ल्यू स्टील। अब देखिए मेटल्स में न्यूज भी है, और अगर हम चार्ट पे देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील एक ब्रेकआउट दे रहा है, 800 के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो स्टॉक रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील, और जो स्ट्रैटेजी है वो है बुल कॉल स्प्रेड। 800 का कॉल ऑप्शन बाय करें एट द प्राइस ऑफ 25, और 820 का जो कॉल है इसको आप सेल करें एट द प्राइस ऑफ 17। तो जो नेट आउटफ्लो है वो है 8 रुपीज। अब लॉट साइज के हिसाब से जो प्रॉपर आउटफ्लो बनता है 600 रुपीज, और यही स्ट्रैटेजी का मैक्स लॉस है। अगर जेएसडब्ल्यू स्टील 820 जाता है, उसके ऊपर एक्सपायर होता है, तो 16,200 रुपीज का जो प्रॉफिट है ये हो सकता है ट्रेडर्स को। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ये रहेगा हमारा पिक, और जो स्ट्रैटेजी है वो है बुल कॉल स्प्रेड ऑन जेएसडब्ल्यू स्टील। ऑलराइट कुश, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील में 800 की कॉल खरीदे, 820 ऊपर की एक कॉल को बेचे, और मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम गेन भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी से आपको क्या लेना होगा। स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका टायर स्टॉक्स पे काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है। टायर स्टॉक्स के वैल्यूएशन, गुरमीत आपको कैसे देखते हैं? कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपको वहाँ पसंद आ रहा है? इतनी भयंकर तेजी टायर स्टॉक्स में सिर्फ क्रूड नीचे गिरने की वजह से, क्या समझे, क्या हुआ एग्जैक्टली? मेरे तो समझ के परे है। थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज मार्केट प्राइसिंग कर रहा है अजय, क्योंकि एक तो टॉप लाइन अच्छा आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि ओईएम्स के नंबर्स अच्छे आए हैं मंथ ऑन मंथ।
थोड़ा सा टू व्हीलर्स में भी पिकअप दिखा है जो कि एक, और आप देखेंगे 2016 से 22 पूरा वॉश आउट रहा है ऑटो के लिए। तो और दूसरा क्या होता है कि कुछ अच्छे कंपनीज लिस्टेड नहीं है, अब जैसे Hyundai है या टोयोटा है। टोयोटा का हाई क्रॉस है, उसका 2 साल का वेटिंग हो गया है, इनोवा हाई क्रॉस का। किया है, पर एंसिलरीज जो है उसमें आपको पूरा प्ले मिलता है। मेन ओईएम में आपको जो लिमिटेड आप वही खेल सकते हैं, तो थोड़ा-सा वहाँ मुझे लगता है कैच अप ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही है, तो टायर एक बालाकृष्णा के अलावा मुझे लगता है जितने भी जो कि ऑफ हाईवे सेगमेंट में हैं, तेज़ी देखने को मिली है। बट मैं एग्री करता हूँ, रन अप काफ़ी तेज़ हुआ है, तो थोड़ा-सा अपसाइड पोटेंशियल या वैल्यूएशन कम्फर्ट कम है। और आप ऑटो को 3-4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो पूरा प्ले है। एक तो आपका हार्ड इंजीनियरिंग है, जिसमें आपका बॉश है या भारत फोर्ज है या बाकी वहाँ पे आप कई सारे फैक्टर्स हैं, हमें ये नहीं पता है कि ईवी कितना डिस्टर्ब करेगा, आईसी इंजन रिलेटेड है। एक आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और जो कंटेंट ज़्यादा ऐड करते हैं, जिसमें आपका सोना है या उनो मिंडा है, मिंडा कॉर्प है। यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि ये एग्नोस्टिक है कि कौन सा इंजन यूज़ हो रहा है और ये कंटेंट पर कार पे प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। और तीसरा आपका है जो जिनका वॉलेट शेयर बढ़ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टीवीएस अच्छा कर रहा है, और होंडा की थोड़ी वापसी हुई है, हीरो की, तो संधार अच्छा कर रहा है क्योंकि वो उसके लिए लॉक्स बनाता है, मेटल शीट्स बनाता है, फ्रेम बनाता है, डाई कास्टिंग्स है। तो आपको थोड़ा-सा मैप करना पड़ेगा कि कौन-सा प्लेयर अच्छा कर रहा है, फिर उसका पूरा वैल्यू चेन क्या है, थोड़ा-सा लेवल 2 जाने की ज़रूरत है। तो उसमें ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस स्पेस में। तो हम इस स्पेस को काफ़ी क्लोज़ली ट्रैक कर रहे हैं। तो हमें कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मेकर्स और थोड़े से हमें जो मैंने जैसा बोला कि डिराइव्ड वैल्यू चेन जो है, उस पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डिलाइट वैल्यू चेन, ओके। डिराइव्ड ठीक है, डिराइव्ड डिलाइट वैल्यू चेन, क्या क्या बोला उन्होंने, उसका मतलब डिराइव्ड डिराइव्ड वैल्यू हाँ चेन। मुझे लगा डिलाइट वैल्यू चेन कौन सा नया टर्मिनोलॉजी है। ओके, डिराइव्ड वैल्यू चेन, हाँ ऑफ कोर्स वैल्यू चेन रिलेटेड स्टॉक्स तो चल ही रहे थे। आई थिंक ये फंडामेंटल से बियॉन्ड अजय, अभी तो ऐसा लग रहा है कि जहां जहां स्पेस में मूव रह गई है वहां पर शुरू हो जाओ, यानी टायर स्पेस नहीं चल रहे थे, उन्होंने कैचअप करा पिछले हफ्ते से, थोड़ी सी शुरू हुई मूव बालाकृष्णा जैसे स्टॉक्स में, अपोलो टायर, और अब आज आपको पूरा ही टायर स्पेस दिख रहा है जहां पर मूव आ रही हुई है। देखिए जबरदस्त तेजी लेकिन मतलब मेरे ये कितना भी कह लीजिए आप, लेकिन अगर आप लंबा चार्ट देखें 2-3x हो गए, 3x हो गया, 80 रुपए वाला अपोलो 250 रुपए हो गया, 450 हो गया। क्या जबरदस्त, इसे कहते हैं रीरेटिंग। अंडर ओन था, लोग कमोडिटी कहते थे, हाँ। किसी के हाथ में आया नहीं तेजी। करेक्ट, लेकिन आज कैपिटल गुड्स के स्पेस में भी कई सारे नाम है जहां अच्छी मूव है। किर्लोस्कर ब्रदर्स 7.5% की मूव वहां पर है। कुछ स्टॉक्स, पराग जैसे स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पीछे के कुछ समय, कितने ही महीनों से, वहां पर 3-3.5% की तेजी है। एक बार किर्लोस्कर ब्रदर्स के चार्ट को चेक करेंगे आप श्रीकांत, यहाँ पर कहाँ चार्ट पे कितनी स्ट्रेंथ और दिखती है? 7-7.5% की मूव आज ही है। बिल्कुल, तो अगर किर्लोस्कर ब्रदर्स की अगर बात करें तो जैसे इसके लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए थे और उसके बाद जो इसमें तेजी बनी थी, और वो एक ही दिन में स्टॉक 400 से लेकर, यानी 450 से लेकर 550 तक गया था। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कंपनी में जो भी डेवलपमेंट हुआ है वो फंडामेंटल बेसिस पे हुआ है, और काफ़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट था, क्योंकि उसके बाद वो स्टॉक लगातार बढ़ते-बढ़ते भी 675 हो चुका है और आज के दिन में भी तेज़ी दिख रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म चार्ट को देखें तो काफ़ी बड़े कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है और इतनी बड़ी रैली हमें देखने मिल रही है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में अगर हम रिट्रेसमेंट्स को देखें, एक्सटेंशंस को देखें, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम ₹700 के लेवल्स दिखा सकता है। बट ओवर द पीरियड हमें लगता है कि ये स्टॉक ₹850 तक जा सकता है। तो कोई भी करेक्शन अगर आता है तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस के करीब इसे लॉन्ग किया जा सकता है। जैसे 5 डेज़ के एवरेजेस है या 10 डेज़ के एवरेजेस है, उनके करीब इसे लॉन्ग के बेसिस पे कुछ कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। करंट लेवल्स मैं कहूँगा कि 7-8% ऊपर है, तो थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। बट अगर कोई करेक्शन अगर 650 के करीब का अगर आता है या 655 के करीब का अगर आता है, तो इसे बिल्कुल लॉन्ग करके चलें। ओके, 700 तक की तेजी आपको यहाँ दिखती है। बिल्कुल। एक बार बैंक्स में भी कुछ जो पीएसयू मिड बैंक्स हैं उनमें से लक्ष्य, आपने बैंक्स और फाइनेंस पे तो सेल कॉल दी, लेकिन क्या यही व्यू पीएसयू मिड कैप और स्मॉल कैप बैंक्स के लिए भी रहेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी फिर भी रेजिलियंस है एज कम्पेयर टू द लार्ज कैप्स? प्रियंका, एक्चुअली सेक्टर में अगर बात करें तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 3600 से आया है, 4400 पे आ चुका है, तो काफी बड़ी रैली ऑलरेडी यहाँ बन चुकी है। अगर आप कंपेयर करें प्राइवेट बैंक में तो इतनी बड़ी रैली फिर भी नहीं आई।
तो मेरा मानना ये है कि अगर कंपैरेटिवली आप देखें तो पीएसयू बैंक, अगर आपको लगेगा कि एज अ सेक्टर ऑफ बैंक काफी चल चुके हैं, लेकिन पहले पुराने वाले अगर हम लेवल से बात करें तो शायद उस लेवल पे कुछ स्टॉक्स नहीं पहुंचे होंगे। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे फिलहाल हम रेजिस्टेंस जोन पे हैं। 4400 पहले भी एक बार एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम किया है। तो मेरा मानना है कि सारे जो बैंक चल गए वो चल गए, जो नहीं चले हैं दे विल बी बीटन डाउन प्रॉपरली अगर यहाँ से करेक्शन शुरू होता है। तो इस एरिया पे तो फिर बिल्कुल लेने लायक नहीं है। अगर पीएसयू बैंक में एंट्री कहीं भी करनी है तो जब आपका इंडेक्स 4100 के आसपास आए, 4050 4100 के पास, दैट इज जोन जहां पे जो भी आपका बेस्ट परफॉर्मर है आपको निकल के दिखेगा। लेकिन अभी राइट नाउ दिस इज नॉट द एरिया टू गेट इन, दिस इज द एरिया टू गेट आउट। बन सकती है ये। गुरमीत, वेल्सपन कॉर्प को आपने स्टडी किया है क्या? इस बार रिजल्ट के बाद कमेंट्री ठीक ठाक थी, काफी बड़े मूव्स लगा रहा है, 310 क्रॉस कर गया। या कोई और मेटल पाइप कंपनीज? हमें एपीएल अपोलो पसंद है, थोड़ा वैल्यूएशन महंगा जरूर है। एस्ट्रल भी हम रेडार में रखते हैं, हालांकि वहां भी वैल्यूएशन आता है। तो इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो ओवरऑल डिमांड बहुत स्ट्रांग है हाउसिंग की, इंफ्रा की। सेकंड, पीवीसी पाइप्स में एग्री सीजन का बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो वो सीजन बहुत स्ट्रांग रहा है। उसके अलावा रॉ मटेरियल प्राइसेस में भी थोड़ा सा ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है देखने को मिला है। हमें ओवरऑल बिल्डिंग मटेरियल स्पेस अजीज अच्छी लगती है। तो उसमें एक, अगर आप टिम्बर छोड़ दें जिसके प्राइसेस ऊपर थे, तो आप प्लाईवुड कंपनीज निकाल दें, तो उसमें आपका केबल्स एंड वायर्स है, पाइप्स है, सैनिटरी मेकर्स है, टाइल कंपनीज हैं। यहाँ पे हमें मोमेंटम बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये काफी सेकुलर ग्रोथ स्टोरी है। और मैंने पहले भी ऐसा बोला है कि ये 2003 से 7 वाला हाउसिंग लेड कैपेक्स साइकिल है इंडिया में। आप देखिए, अभी डीएलएफ ने 11,000 करोड़ का नंबर किया, अभी मैक्स वेंचर्स ने नोएडा में प्री सेल में 1800 करोड़ का नंबर किया सिर्फ 3 दिन के लॉन्च में। 7.5 करोड़ का एक अपार्टमेंट है ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे पे। ओवरऑल जो मिड मार्केट और हाई मार्केट हाउसिंग डिमांड है वो स्ट्रांग है। थोड़ा सा मुझे लगता है रूरल भी वापस आएगा एमएसपी के बाद, और हम गवर्नमेंट भी और फोकस करेगी थोड़ा सा रूरल सॉफ्टनेस पे। तो ओवरऑल इस स्पेस को खेलना चाहिए। उसमें सीमेंट बहुत स्ट्रांग लग रहा है, बहुत टाइम बाद वॉल्यूम ग्रोथ जो है सप्लाई से ज्यादा दिख रही है। बहुत कंपनीज 90% के आसपास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे है। तो इस पूरी स्पेस को खेलना चाहिए, बशर्ते कि आप सिर्फ वो करें। उससे ही होगा, आपका थोड़ा रिस्क भी बटेगा और आप प्रॉपर तरीके से। इनफैक्ट मुझे रियल एस्टेट भी अच्छा लगता है, बहुत टाइम बाद रियल एस्टेट में डिसिप्लिन आ रहा है, बैलेंस शीट डिसिप्लिन है, प्री सेल्स नंबर अच्छे हैं, सबके अच्छे हैं। मैक्रोटेक देखिए, आप डीएलएफ देखिए, आप साउथ के प्लेयर्स देखिए, गोदरेज देखिए। तो ये काफी मुझे सेकुलर लग रहा है हाउसिंग का जो ओवरऑल स्टोरी। ऑलराइट, ठीक है। तो आपको होम इम्प्रूवमेंट थीम, रियल एस्टेट थीम के कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स है जो पसंद आता है। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे व्यूज हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे, और अब इस 3 बज चुके हैं और 3 बजे हमारे साथ शरद जुड़ते हैं बताने के लिए कि कहाँ खबर गर्म है। आइए उनसे जुड़ते हैं। बताएं शरद, क्या खबर लेकर आए आप? जी बिल्कुल, मैं उसको बताने के पहले मैं बता देता हूँ कि आज सुबह जो था हमारी खबर के सेगमेंट में हमने कोल्टे पाटिल डेवलपर्स के बारे में कहा था, और यहाँ पे आज देख सकते हैं स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रिएक्शन भी देखने मिला है। स्टॉक जो है अपने इंट्राडे हाई बेसिस पे 8 से लेकर 9% तक पे जो है ग्रोथ दिखाई है, और अभी जो है 4 से लेकर 5% तक ऊपर है। तो इस स्टॉक पे भी ज़रूर आप फोकस रखें, और हमने सबसे पहले बताया। अब जो है आप बात करेंगे स्टॉक्स पे, जो बात हो रही है हमारी डीलर्स के साथ, और यहाँ पे कैंपस एक्टिवेयर नाम आया है जहाँ पे HNI बाइंग देखने मिल रही है कुछ काउंटर्स में। हालांकि देखा जाए तो स्टॉक में जो है हैवेल्स की फैमिली ऑफिस जो होती है, जो प्रमोटर्स की, उनका लगभग 1.87% स्टेक होल्डिंग है कंपनी का। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखें तो वॉल्यूम्स 5 टाइम्स बढ़ गए अपने 20 डे एवरेज पे। हालांकि अभी भी करेक्टेड है, 2022 के हाई से 49% का करेक्शन आया है। हालांकि जो वैल्यूएशन है अभी भी एक्सपेंसिव साइड में है। कुछ ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए जिसने हमने ट्रैक किया है। पता चला है कि राइजिंग कंपटीशन आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर से देखने मिल रहा है, और जो बिज़नेस पे है वो लो बैरियर टू एंटर है, माने आसानी से जो है इस बिज़नेस को किया जा सकता है। इसके अलावा जो है आगे जाते एक ही पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है, वो है राइजिंग शेयर उनके हाई मार्जिन बिजनेस पे, जो मिड प्रीमियम और अबव रेंज के लिए रखा गया है। और हाल ही में 2 प्राइस हाइक्स भी लिया गया था, जिसके कारण जो एवरेज सेलिंग प्राइस है उसमें बढ़ोतरी देखने मिलेगा। थोड़ी सी ब्रोकरेज कम्युनिटी में जो है ओवरऑल मिक्स्ड रिव्यूज़ देखने मिल रहे हैं।
अभी ओवरऑल देखा जाए तो ब्लूमबर्ग के 12 मंथ टारगेट प्राइस देखे तो ऑलमोस्ट 357 रुपीज़ पर शेयर आ रहा है, यानी कि यहाँ से 8 से 10% का रिटर्न पोटेंशियल अगले 12 महीना में। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट आया है एम्बिट का, जहाँ उन्होंने इनिशिएट किया है सेल के साथ, और जो लक्ष्य रखा है वो रखा है 272 रुपीज़ प्रति शेयर। शरद, कुछ और कंज्यूमर स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं, कैंपस पर ध्यान रखिएगा आप। वो है रेमंड जो 1800 रुपये का भाव क्रॉस किया है। श्रीकांत जरा चार्ट चेक करके बताएं। बिल्कुल। तो यहाँ पे रेमंड बहुत ही एक जबरदस्त पैटर्न इसमें बना हुआ है, और जैसे भी थोड़ी देर पहले भी बात हुई कि रियल एस्टेट स्टॉक्स या जितने भी वहां से रिलेटेड जितने भी कंपनीज है, वहां पे एक मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि रेमंड ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसने एक बड़े लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट को 2016-17 के बाद क्रॉस किया था, यानी बड़े कंसोलिडेशन या बड़े करेक्शन के बाद की एक बड़ी रिकवरी है। और ऐसे टेक्निकल फॉर्मेशन हमेशा ही काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनाते हैं। मुझे लगता है कि बेस्ड ऑन दैट फॉर्मेशन तो ये स्टॉक 2000 या 2100 के लेवल्स दिखाएगा, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में आज जैसे कि वापस एक ब्रेकआउट बना है, तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रहेंगे, या कि 1770 के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, यानी यहाँ से कम 35-40 रुपए का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट्स नजर आते हैं 1930 रुपए के। सो करंट लेवल से भी रेमंड को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो 1800 तो आ गया है, यहाँ से भी आप ऊपर के लेवल्स के लिए यहाँ से इसे प्लस करेंगे, ठीक है। कुछ और स्टॉक्स भी देखते हैं जहाँ पर अच्छा एक्शन है और क्या करना चाहिए। कंज्यूमर स्टॉक्स में ही आपने बात की, तो आज लेकिन FMCG पैक से थोड़े से स्टॉक्स दबाव में आए, या फिर आज क्योंकि सेक्टोरल कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर में है सारे सेक्टर्स। आपको तेज़ी आज बड़ी तेज़ी तो रिलायंस के स्टॉक से, और कुछ सिलेक्टिव ऑटो स्टॉक से, और कुछ सिलेक्टिव क्रूड डेरिवेटिव से देखने को मिल रही है। अदरवाइज तो थोड़ा बाजार नीचे है। लक्ष्य, कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेड्स जो आपने डिस्कवर की हो? फिलहाल मुझे, जैसे आपने कहा कि आईटी में रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो रिजल्ट्स के पहले मुझे लगता है कि आईटी में, जैसे अजय जी भी बोल रहे थे, मुझे लगता है यहाँ से एक अपसाइड बन सकता है रिजल्ट के बाद। तो रिजल्ट के पहले जिस तरीके का प्राइस एक्शन है वो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चले नहीं है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जस्ट रिजल्ट के पहले आपको एक सरप्राइजिंग पॉजिटिव खबर मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ कि प्राइस भी इतना ज्यादा चला नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो TCS है, इन्फोसिस है, ये सारे स्टॉक्स जो हैं, मुझे लगता है यहाँ से 3 to 5% का अपसाइड दिखा सकते हैं पोस्ट रिजल्ट्स। तो आईटी मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा बेट हो सकता है फॉर नेक्स्ट 1 वीक। एकदम सही आपने कहा कि बैड न्यूज पूरी बॉटम आउट हो जाएगा। मैं भी यही बात कर रहा था कि आईटी स्टॉक्स में चिंगारी की जरूरत है। अब यहाँ से गिरना बहुत मुश्किल है, चलना ज्यादा पॉसिबल है। विवेक कारवा भी हमारे साथ। विवेक, आईटी में यहाँ से बाय करेंगे आप? वैल्यूएशन वाइज सस्ता कौन सा है? ऐसे कॉन्ट्रेरियन जरूर बाई करूंगा मैं अजय, क्योंकि देखिए इन स्तरों जिन स्तरों पे अभी मार्केट है, यहाँ से डाउन साइड आपका आईटी में, अगर मतलब मार्केट पैनिक में भी गिरे तो हो सकता है कि 3-4% या 5% गिर जाए, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा। तो आपका डाउन साइड मिनिमल है, और अपसाइड जैसे आपने एग्जैक्टली वर्ड यूज किया, चिंगारी की जरूरत है, जैसे फार्मा में हुआ यहाँ पे भी हो सकता है। और बस इस क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने हैं अभी, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली एक कॉन्ट्रेरियन बेट के रूप में इसको लेना चाहिए। ये उम्मीद मत करो कि अगले 3 महीने में आपको रिटर्न मिल जाएगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यूएस में काफी अभी भी रिसेशन की बातें वगैरह चल रही है। तो हो सकता है कि अगले 6 महीने 9 महीने लगे, लेकिन हाँ, डाउन साइड मिनिमम है। डाउन साइड मिनिमम है। डाउन साइड की बात करें, लक्ष्य टाइटन की जरा चार्ट चेक करके बताइए। आज अच्छी शॉर्टिंग हुई इसमें, महंगे वैल्यूएशन के चलते। ये देखिए डेज लो पे 3.5%, कुछ 100 टाइम फॉरवर्ड चला गया था ये। और आपको पता है प्रियंका कि इसी के चलते ये आपका कल्याण 170 हो गया, उनका कल्याण हो गया, कल्याण हुआ, हाँ। और दूसरा एक और कल्याण हुआ सेनको का, हाँ, करेक्ट। 14 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे अगर आप अपनी तो ये तो वही वाली होती है कि आप सब्जी मंडी में गए और एक जो है वो सेब के दाम बेच रहा है 500 रुपए किलो, बहुत अव्वल दर्जे के ऑस्ट्रेलियन वाले, और आपको इंडियन सेब मिल रहे हैं 250 रुपए किलो। भाई इतने खराब तो वो भी नहीं है, तो रिलेटिव कंपैरिजन में वो बेटर दिखने लगा। ये बिल्कुल सही है कि टाइटन और सेनको की कंपनी में जमीन आसमान का भी फर्क है। वो राइजिंग कंपनी है, ये एस्टैब्लिश दिग्गज है, जायंट है, बट इतना ज्यादा डिफरेंस हो गया था 1400 टाइम, तो उसको रिलेटिव वैल्यूएशन मिल गया। खैर एनीवेज, टाइटन का डाउनसाइड किधर देखते हैं आप चार्ट्स वाइज? लक्ष्य
जी, चार्ट वाइज मुझे लगता है ये अभी यहाँ से थोड़ा और गिर सकता है, 2900 तक जा सकता है। 2900 पे फिर एक बाइंग मिलेगी और थोड़ा ये साइडवेज हो जाएगा। तो ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ है कि सारे प्रॉफिट बुक करके भाग रहे हैं और कुछ नहीं। और इसी तरीके के चार्ट मुझे काफी सारे स्टॉक्स में दिख रहे हैं, लेकिन वही है कि जब तक चल रही है रैली तब तक वो चीज कहना थोड़ा सा आउटलायर हो जाता है कि हाँ यार तुमने कह दिया था। बट आई फील कि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी इसी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि जो टाइटन में हुआ है, क्योंकि टाइटन मुझे लगता है इस रैली का सबसे पहला स्टॉक था जो भागना शुरू हुआ था। अगर हम बात करें जब ये शुरू हुई थी रैली पोस्ट अदानी जो फियास्को था, तो उसके बाद जो रैली हुई थी तो टाइटन सबसे पहला लीडर था, मुझे ऐसा लगता है। तो सबसे पहले जो लीडर था वही इशारा कर रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी यहाँ पे अब लोग निकल रहे हैं और जो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप या जो बेस्ट ऑफ द स्टॉक थे जिनको लोगों ने सबसे पहले पकड़ा था, उससे लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो टाइटन इज वन ऑफ देम। देयर आर मेनी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक में जैसे बीओबी है और भी स्टॉक है। आपने एचयूएल का देखा, कंज्यूमर स्टॉक में भी आपको सेम चीज दिख रही है। तो इशारा उसी तरफ है मार्केट का। शुरू हो गई थी टाइटन की पहले ही और अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रही है। और आज थोड़ा सा सेंटिमेंट जो एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की उसने कर दिया है, ठीक है, लेकिन लोअर लेवल्स पर आपको मिले तो आप बाय कर सकते हैं, ये लक्ष्य का कहना है। लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर अडानी ग्रुप को लेकर आ रही है। अडानी ग्रुप अडानी कैपिटल में बड़ी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अनुराग जोशी बने हुए हैं। आइए उनसे पूरी खबर समझते हैं। अनुराग बताएं पूरी खबर। कंग्लोमरेट अडानी ग्रुप अपने एनबीएफसी सब्सिडरी अडानी कैपिटल में जो उसकी नियंत्रित हिस्सेदारी है उसे बेचने के लिए तैयार हो गया है। सूत्रों ने ईटी नाउ स्वदेश को बताया कि अडानी ग्रुप ने कुछ निवेशकों के साथ बातचीत शुरू कर दी है, जिसके तहत वह करीब 65% तक अपना निवेश बेचने को तैयार हो गया है। अभी इन निवेशकों में कुछ प्राइवेट इक्विटी कंपनियां भी शामिल हैं। इस ट्रांजैक्शन के लिए अडानी ग्रुप ने एवेंडस कैपिटल को एक एडवाइज़र के तौर पर नियुक्त किया है। अभी हम बता दें कि ये जो मसला है ये अडानी ग्रुप के एक स्ट्रैटेजी जो कि उनके जो नॉन कोर एसेट्स हैं उसको मोनेटाइज या उसे बेचने के संदर्भ में है। और अगर हम आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड दें तो जनवरी में हिंडनबर्ग के बाद जो रिपोर्ट आई थी और जिसके वजह से अडानी ग्रुप के कंपनियों के शेयर्स और उनके बॉन्ड्स में जो नुकसान हुआ था, उसके बाद एक अहम इन्वेस्टमेंट जो ग्रुप को मिली है वह GQG पार्टनर्स के ओर से मिली। और GQG पार्टनर्स ने 3 ट्रांचों में अभी तक अडानी ग्रुप के कंपनियों में करीब 3.2 बिलियन डॉलर्स अभी तक निवेश कर दिया है। तो अभी माना ये जाता है कि ये जो बातचीत चल रही है अडानी कैपिटल को लेके वह एक अच्छी इंडिकेटर साबित हो सकती है कि इन निवेशकों का जो कि भारतीय हैं और जो विदेशी हैं उनका अडानी ग्रुप में कितना इंटरेस्ट है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ये खबर देने के लिए। एक बार चलिए वेरी क्विकली अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कोई ट्रेड बनता है इस पे। श्रीकांत, एक बार आपने पूरी खबर सुनी, अडानी एंटरप्राइज अडानी स्टॉक्स पे एक व्यू बताएं, कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो देखिए, अगर हमेशा हम एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल फॉलो करते हैं कि अगर जो भी कंपनी है और उस पर्टिकुलर कंपनी में कोई बड़े इवेंट चल रहे हैं जो अनसर्टन सॉर्ट ऑफ इवेंट्स है, तो वहां पे वैसे ट्रेडर्स लोगों के लिए काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि न्यूज़ फ्लो कैसे अनफोल्ड होता है और उसी पर्टिकुलर दौरान मार्केट में या तो पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बड़ी वॉलेटिलिटी भी हम देखते हैं और इसी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो सकते हैं। बट जैसे कि ओवरऑल फॉर्मेशन जब हम अडानी पोर्ट्स के देख रहे हैं, हमें लगता है काफी अच्छा करेक्शन हो चुका है। फंडामेंटली भी ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है और इन लेवल्स के करीब मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्ट होता है स्टॉक तो 700 रुपए के करीब खरीदारी आती है। तो अडानी पोर्ट्स को हम कह सकेंगे कि इन लेवल्स पे लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 700 रुपए का, स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है लेकिन 2 ट्रांचेस में खरीद सकते हैं। 720 में खरीदें, 710 में खरीदें, 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। हमें लगता है कि जैसे इसने लोअर बाउंड्री को हिट कर लिया है, अब ये वापस
वापस एक बार 740 750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कम से कम 750 के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीद के चल सकते हैं। कुछ और कमजोर स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। टाइटन के अलावा अगर देखें तो कुछ और कंज्यूमर स्टॉक्स, इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट भी 2.5% नीचे, जी 210 का हाई बना के 200 पे आया। श्रीकांत, नीचे में लेंगे आप जी को या आप इसको शॉर्ट करेंगे रैलीज पे? देखिए अगेन अजय जी, सेम सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जांपल है। यहाँ पे भी न्यूज़ फ्लो वही है और जो भी अनाउंसमेंट आते हैं वो थोड़े से अनसर्टन होते हैं, इसी वजह से स्टॉक में अप एंड डाउन हो रहा है। लेकिन अगर इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें ऑफ लास्ट लेट्स से 3-4 मंथ्स, तो इसमें एक फॉलिंग वेज का पैटर्न बना है और फॉलिंग वेज के बाद इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। तो मैं ये कहूँगा कि न्यूज़ आने के पहले इसमें प्राइस ब्रेकआउट हुआ है तो डेफिनिटली हमें बाय ऑन डिप्स या तो इवन बाय एट करंट लेवल्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जो भी करेक्शन आता है उसमें भी खरीदे और स्टॉप लॉस रखे जो शुक्रवार के दिन के जो लोएस्ट लेवल्स थे, तकरीबन 190 के स्टॉप लॉस रखें। टारगेट्स यहाँ पे मिलेंगे हमें देखने के लिए 225 से लेकर 240 के। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, करंट लेवल से बिलोंग करके चल सकते हैं। 25 से 240 के आप टारगेट देख रहे हैं, बट ये बात ठीक है, इसको ट्रेड करना बहुत ही ट्रिकी है। इस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा न्यूज़ का वो कहना बहुत मुश्किल है और इसी वजह से इससे इतनी वॉलेटिलिटी भी है। एक वक्त एक छोटे से ब्रेक के सीईओ एनएस वेंकटेश से हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि एसआईपी को लेकर निवेशकों का जो एक ट्रस्ट दिख रहा है, भरोसा दिख रहा है, वो बेहद मजबूत है। फिर से आपको एक रिकॉर्ड लेवल पे 14,000 के ऊपर एसआईपी का लेवल दिखा और लगातार ये 5वां महीना जब स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में फंड्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। एक बार आपको उनका रिएक्शन सुनवाते हैं मिस्टर वेंकटेश का। एसआईपी का तो फ्लोस अच्छा है, 14,000 का ऊपर आ गया एसआईपी का फ्लोस। मेरा अंदाजा से इन्वेस्टर का बिलीव और ट्रस्ट ऑन एसआईपी इज वेरी वेरी हाई। सो इसलिए मेरा अंदाजा से वो 15,000 का नंबर हम अगस्त में ब्रीच हो जाएंगे। स्मॉल कैप फंड्स में अच्छा सा फ्लोस दिख रहे हैं अभी। पिछले महीने हम 5,000 का फ्लोस नेट फ्लोस देखा था, तो इसलिए मेरा विश्वास है कि स्मॉल कैप फंड्स पे रोटेशन पे पैसा आ जाएगा स्मॉल कैप फंड्स पे, और आगे जाके भी स्मॉल कैप फंड्स में पैसा जरूर आएगा। तो 15,000 करोड़ के ऊपर भी ये लेवल हमें मिस्टर वेंकटेश बता रहे थे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। यानी लगातार आप ऊपर अपस्केल ऊपर की तरफ ही आपको यहाँ भी डायरेक्शन दिख रही है। बाजार में रिटेल इन्वेस्टर्स ने, डीआईएस ने तो बड़ा भरोसा दिया, ये पता ही है, ठीक है। और ये डेटा पॉइंट्स उसको वैलिडेट भी करते हैं। कुछ बीटीएससी ट्रेड्स लेते हैं। श्रीकांत, क्या होंगे आपके आज के बीटीएससी ट्रेड्स? कहाँ डिप को बाय करेंगे या फिर शॉर्ट के मौके देखेंगे? देखिए तो अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर कोई सेक्टर जहाँ पे कुछ भरोसा रख सकते हैं तो मुझे लगता है कि मेटल्स में ही वो एक्टिविटी बनी है और मेटल्स में और तेजी देखने मिलेगी। स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि जिंदल स्टील एंड पावर जो 625 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो चुका है और साथ ही साथ इसके जो करंट हाईएस्ट लेवल्स थे आज के दिन के, वो 630 634 के करीब के थे। उसके बाद का करेक्शन हुआ है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है 625 626 में से लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखे एट 618, सो 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रखे यहाँ पे 640 रुपए के। ऑलराइट, तो ये तो आपका रहा मेटल्स पर ट्रेड, एक बाय ट्रेड। लक्ष्य से भी समझ लेते हैं। लक्ष्य, आप भी मेटल्स को लेकर तो बुलिश थे, आपके ट्रेड्स क्या है? क्लोजिंग ट्रेड्स मेटल्स या कोई और भी रडार पे आ रहा है? कोई कॉन्ट्रा ट्रेड भी ले सकते हैं? नहीं, मेटल ट्रेड मुझे अच्छे लग रहे हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, वेदांता और टाटा स्टील ऑलरेडी वो चल भी चुका है, काफी चल रहा है अच्छा। उसके अलावा सन फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है फार्मा में, और मुझे लगता है कि ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते में एक ब्रेकआउट ट्रेड दे सकता है टुवर्ड्स 1100। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी 1100 1120 तक एक स्ट्रेच ये दे सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन पहला जो मुझे टारगेट दिखता है कि 1100 तक जा सकता है सन फार्मा। उसके अलावा पीएनबी में मुझे यहाँ पे शॉर्ट दिखता है। मुझे लगता है 61.5 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ट्राई करें 61.5 62 का, तो मुझे लगता है ये 57 58 तक के एक डाउन साइड मूव दिखा सकता है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, ये पीएनबी 2 स्टॉक मुझे फिलहाल दिख रहे हैं। तो पीएनबी की एक बड़ी मूव के बाद अच्छे खासे 61 के पास आ चुका है पीएनबी का स्टॉक, वहां पर थोड़ी नरमी दिखती है। और मेटल में तो यूनानिमस ट्रेड हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को दिख ही रहा है। एक बार विवेक से क्विकली ले लेते हैं। विवेक, मेटल्स और आईटी
क्योंकि ऑफ कोर्स अब तक जो एनवायरनमेंट सिनेरियो था वो इनके लिए पॉजिटिव नहीं था, और अब जो बात की जा रही है शायद इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं होगा, सॉफ्ट लैंडिंग इन यूएस, ये सारे ट्रिगर्स के चलते अब इन स्पेस में कहाँ अच्छी वैल्यू दिख रही है? मेटल्स में आपको अगर ऐड करना होगा तो आप कहाँ ऐड करेंगे? मेटल्स फिलहाल मैं प्रियंका अवॉइड करना चाहूंगा, कि काफी जितने भी मतलब इवेंट्स वगैरह वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं, रिसेशंस की बात हो रही है, मुझे लगता है कि मेटल मतलब वैल्यूएशन वाइज अच्छा दिखता होगा, लेकिन अपसाइड पे टाइम लग सकता है, बहुत समय लग सकता है। कंपेयर टू आईटी, सिमिलर सिचुएशन है आईटी में, लेकिन आईटी एक तरह का एफएमसीजी सेक्टर होकर रखा आज के दिन, जहाँ पे एक कुछ हद तक आपको स्पेंडिंग उधर देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो बेटर प्रेफरेंस रहेगा आईटी और मेटल, एंड मेटल थोड़ा सा वेट करके मे बी कुछ एक क्वार्टर के बाद देखूंगा, अभी नहीं। एक फंडामेंटल एक्सपर्ट का नजरिया लंबे समय के लिए होता है, पोजिशनल होता है, तो उनका व्यू बनता है कि वो मेटल पे नहीं लेंगे पोजीशन, लेकिन टेक्निकल नजरिया 1 दिन 2 दिन छोटी अवधि के लिए, फॉर अ वीक और सो, आपके लिए शायद 1 या 2 दिन के लिए आपको मेटल में तेजी दिखती है। एटलीस्ट जब तक वेडनेसडे को यूएस का सीपीआई फिगर नहीं आता तब तक मेटल में एक ट्रेड तो दिख रहा है। दोनों एक्सपर्ट्स ने मेटल के ट्रेड लिए, लेकिन आईटी पे एक कॉन्ट्रा ट्रेड पर व्यू हमें विवेक का भी मिला है और साथ ही लक्ष्य का भी आईटी पे मिला। एक बार श्रीकांत का भी व्यू लेते हैं। श्रीकांत, आप आईटी स्टॉक ऐड करेंगे कोई जाने से पहले? देखिए, वैसे अगर आईटी स्टॉक्स में देखा जाए तो काफी स्ट्रगल हो रहा है, और हायर लेवल्स पे हमने कई बार देखा कि टीसीएस, इन्फोसिस, इनफैक्ट एचसीएल टेक जैसे स्टॉक ने एक अच्छी रनअप ली थी, लेकिन वहां पे भी वापस हमने एक अच्छा खासा डिसअपॉइंटमेंट देखा। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग इसे अवॉइड करें विद अ ट्रेडिंग परस्पेक्टिव। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि इन लेवल्स पे टेक महिंद्रा, स्पेशली एचसीएल टेक्नोलॉजीज और इन्फोसिस, ये 3 स्टॉक को खरीद के चल सकते हैं। लेकिन विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू मुझे लगता है कि इट इज बेटर टू फोकस मोर ऑन बीएफएसआई, वहां पे नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि इनफैक्ट इवन मेटल कंपनीज पे भी फोकस रहे, बिकॉज वहां पे मोमेंटम काफी हाई है। फाइनेंशियल्स और आपको मेटल्स अच्छे लगते हैं, लेकिन आईटी में एक कॉन्ट्रा व्यू तो लग रहा है कि एक बार के लिए जितनी हद तक पेसिमिज्म थी वो प्राइस्ड इन है, जितनी हद तक पेन थी इन स्टॉक्स के लिए वो प्राइस्ड इन है। स्लो डाउन के बारे में सबको पता है, बस नंबर्स में अब क्या कुछ कमेंट्री में निकल के आता है, फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस कैसी होती है, अगर वो बहुत वीक नहीं हुई तो हाई चांस की यहाँ से मेटल स्टॉक्स चल भी जाएं। फिलहाल थोड़ी सी नर्वसनेस, जिटरीनेस इस वजह से भी है कि ग्लोबली भी आपने देखा नैस्डैक थोड़ा इतनी बड़ी चाल चलने के बाद 40 साल में अब तक की सबसे बड़ी फर्स्ट हाफ चाल जो नैस्डैक ने दिखाई दी है, वहां पर थोड़ी सी अब सॉफ्टनेस जरूर दिख रही है, और उसी का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं कि आप आईटी बिफोर द नंबर्स, डोमेस्टिक नंबर्स शुरू होने वाले 12 से, वहां पर नर्वसनेस है। आज दिन भर बाजार में ट्रेड हुआ कैसे? क्योंकि आज बड़ी इंडेक्स मैनेजमेंट, सबसे बड़ी इंडेक्स मैनेजमेंट रिलायंस की थी, अब भी 3% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट एक क्विक व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड है रिलायंस अब भी 3-3.5% के बाद भी? देखिए, वैसे काफी चल चुका है स्टॉक, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है वो पिछले कम से कम जैसे इंडेक्स ने एक 1.5 साल का वक्त निकाला था, इसी स्टॉक ने भी उतना 1.5 साल का वक्त निकाला है। इंडेक्स ने इवेंचुअली हाई को क्रॉस किया है। मुझे लगता है रिलायंस भी इवेंचुअली इस हाई को क्रॉस करेगा और 2800 साढ़े 2800 का लेवल्स दिखाएगा। तो करंट लेवल से भी इसे लॉक करें, थोड़ा स्टॉप लॉस हमें बड़ा रखना पड़ेगा, 2700 के करीब का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स यहाँ पे रखें 2800 और 2830 रुपए के। भी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 4-4.5% ही तो दूर रह गया रिलायंस, और जो बड़े ट्रिगर्स हैं जेएफएस को लेकर, रिकॉर्ड डेट आना और जेएफएस कितना बड़ा कारोबार है, इस पर हमने खास चर्चा की है, डिजिटल पर आप देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट को रैप करते हैं। सो आज बड़ी मूव्स आपको देखने को मिले रिलायंस से, और उसके अलावा जो बड़े स्पेस आज चले वो था मेटल। जो बिगेस्ट गेनर इस वक्त आपको निफ्टी पे दिख रहे हैं, रिलायंस के बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, इनमें एक बड़ी मूव है। एचडीएफसी लाइफ, भारतीय एयरटेल, इनमें एक मूव है, क्योंकि मेटल्स अब तक लगाड़ थे और जिन स्पेसेस में सबसे ज़्यादा पेसिमिज्म थी, आईटी था, मेटल था, तो मेटल तो चलना शुरू हो गया। आईटी थोड़ा सा नर्वस आज जरूर दिख रहा है, लेकिन केस वहाँ पर भी बनता है कि अगर इतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं आते हैं रिजल्ट्स के बाद, शायद ये स्पेस चल भी पाए। लेकिन आज के ट्रेड्स में फिर से ऑटो में आपको बजाज ऑटो आज फिर से एक नए लेवल के साथ 4900 के लेवल को टच कर लिया बजाज ऑटो ने आज में 1.5% की तेजी। इसके अलावा जो दूसरे कुछ प्राइवेट बैंक्स थे, क्योंकि बाजार बैंक्स को भी आपको स्प्लिट करके देखना होगा कि पूरे रिकवर हुए हैं। इनफैक्ट आज लगभग 250-300 पॉइंट्स जो भी ऊपर से डेज लोज थे उससे रिकवर होकर अब आप बैंक निफ्टी को भी देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट टू नेगेटिव, बहुत माइनर सा ही यहाँ पर नरमी दिख रही है, 40-44 पॉइंट्स की नरमी।
अदरवाइज बैंक्स में आपके प्राइवेट बैंक्स में सारे बैंक्स रिकवर हुए। कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बैंक्स में आपको मूव दिख रही है। HDFC बैंक ज़्यादा नहीं, सिर्फ मुश्किल से फ्लैट टू नेगेटिव काम करते हुए जा रहा है। सो बैंक्स रिकवर हुए। बैंक्स के साथ साथ आपको कुछ सीमेंट काउंटर्स में जहां तेजी दिख रही है, अल्ट्राटेक, ग्रासिम जैसे काउंटर्स में। ऑटो पैक तो पूरा तेज है ही, लेकिन आज M&M थोड़ा सा सॉफ्ट था एज कम्पेयर। ये लेट मूवर भी था लास्ट वीक, इसमें चाल बाद में आई, बड़ी मूव्स दूसरे स्टॉक्स में आई और आज वहां से गेन फिजल आउट हुए हैं, लेकिन बजाज ऑटो के गेन्स आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आयशर दबाव में 10-12% के बाद दबाव में, थोड़ी सी इसमें एक डेड कैट बाउंस जैसा आपको जरूर देखने को मिला, लेकिन चार्ट्स पर अब भी वीक दिखाई दे रहा है। जहां जहां वीकनेस है आज, उसमें टाइटन पर एक बड़ी मूव के बाद और आज एक ब्रोकिंग फर्म की रिपोर्ट के बाद जो एक सेंटिमेंटल प्रेशर बना, उससे 3% गिरावट के साथ वो ट्रेड कर रहा है। सारे IT मेजर्स, HCL टेक हो, विप्रो हो, TCS हो, वहां पर आपको गिरावट दिख रही है, हालांकि इन्फोसिस नहीं गिरा हुआ। इसके अलावा कुछ FMCG मेजर्स जहां मूव आ चुकी है, बल्क ऑफ द मूव नेस्ले जैसे काउंटर्स, कुछ फाइनेंस काउंटर्स, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर, HUL जैसे काउंटर्स, वहां पर आपको थोड़ा सा ड्रैग जरूर दिखाई दे रहा है। आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी प्रेशर थोड़ा था, वहां पर भी आउट परफॉर्मेंस नहीं थी। और गिरने वाले काउंटर्स में बात करें तो वहां पर दीपक नाइट्रेट जैसे काउंटर्स, बालाकृष्णा, टायर स्पेस में हालांकि एक तरफ मूव दिख रही है आपको CH अपोलो में, लेकिन बालाकृष्णा थोड़ा सॉफ्ट है। बढ़ने वाले काउंटर्स में एस्कोट्स, कुबोटा है, ये इसमें चला भी नहीं और इसके रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड भी हैं। 3-3.5% की मूव आपको स्कॉट्स कुबोटा में दिख रही है। एनर्जी पैक में JSW एनर्जी जैसे स्टॉक्स मूव कर रहे हैं और कुछ PSU मिड कैप में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी आपको मूव दिख रही है। फाइनेंस काउंटर्स में आपको PFC जैसे काउंटर्स वापस दिख रहे हैं आज, और दूसरे कुछ और काउंटर्स में आपको आज डायग्नोस्टिक काउंटर्स एंड डॉक्टर पार्क लैब जैसे काउंटर्स में भी मूव दिख रही है। थोड़ा सॉफ्ट जो काउंटर्स हैं उनमें हिंदुस्तान जिंक आफ्टर द डिविडेंड डेट, वहां पर उसका ट्रेड हो जाने के बाद आज 3-3.5% की गिरावट वहां है। OMCs आज थोड़े से वीक हैं। फाइनेंस काउंटर्स में AB कैपिटल जैसे वीक है और जी तो नर्वस है ही बिफोर द अनदर अपडेट ऑन हियरिंग। इसके अलावा जो बैंक्स में आपको PSU बैंक्स थोड़ी रेजिलिएंस जरूर दिखाई दी, लेकिन कुछ स्टॉक्स लाइक बैंक ऑफ इंडिया उनमें एक वीकनेस देखने को मिल रही है। ओवरऑल बाजार में आज प्रॉपर इंडेक्स मैनेजमेंट का काम जो किया निफ्टी पर, एटलीस्ट वो क्लियरली रिलायंस ने किया। अगर आज रिलायंस की कंट्रीब्यूशन नहीं होती तो निफ्टी भी नीचे होता, लेकिन बड़ी तेजी, लगभग 90 पॉइंट्स की तेजी आपको रिलायंस से देखने को मिली है। 10-12% का तो वेटेज रिलायंस का ही है। ओवरऑल बाजार में आज का मोमेंटम रिलायंस को, लेकिन दूसरे स्पेसेस में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली थी। शो को फिलहाल यहीं वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया आज समय दिया। ग्लोबली आज कैसे क्यूज निकल कर आएंगे और कल हम कैसे रिएक्ट करेंगे, ये सारी तस्वीर कल लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। नमस्कार।